फर्स्ट पार्ट हो गया था आपका, सेकंड पार्ट अभी आज आपको भेजा जाएगा। तो पिछला पार्ट बने हुए हो गए लगभग 10 से 11 दिन, तो कहीं चले गए थे, काफ़ी भी चेक कर रहे थे लोग वाले। तो जो आपका क्या कहते हैं भारत और समकालीन विश्व 2, इसका जो इतिहास वाला पार्ट चल रहा था, क्रांतियों का युग तक आप लोग पढ़ चुके थे। और जो चौथा पार्ट है जर्मनी और इटली का निर्माण, हमने बताया जर्मनी और इटली का निर्माण। जर्मनी के बारे में संक्षिप्त सा परिचय दिया जा चुका था आपको पिछले वीडियो में। बिस्मार्क था, जर्मनी का एकीकरण किया था। तो 1848 के पहले, 1848 के पहले या उसके आसपास तक, जैसे जो जर्मन साम्राज्य था, जो जर्मनी के पार्ट थे, जर्मनी की जो भूमि थी, वो छोटे छोटे कई टुकड़ों में विभाजित था। जैसा कि यदि हम कहें कि अंग्रेजी शासन के आने से पहले इंडिया छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था और आपस में लड़ रहे थे, कट रहे थे, मर रहे थे, इसीलिए तीसरा आके हमको जो है गुलाम बना लिया। तो यही कंडीशन वहाँ भी थी, छोटे छोटे राज्य थे और ये आपस में लड़ते रहते थे और एक दूसरे के साम्राज्य को अपने अंडर में लेना चाहते थे, एक दूसरे पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। इसके बाद वहाँ के जो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग थे, जिसमें टीचर थे, वकील थे, छोटे मोटे व्यवसायी थे, ये सभी जिन्होंने क्रांति को किया, यानी कि देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था लगाने का प्रयास किया कि जो आम सहमति पे बनी हो और कल्याणकारी राज्य हो और सबका जो भला करना चाहती हो, ऐसा शासन प्रशासन की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया क्रांतिकारियों के द्वारा। किंतु ये ऐसी पहल, ऐसा प्रयास निष्फल कर दिया गया। राजशाही के द्वारा, राजसी फौजों के द्वारा इसको जो है निष्फल कर दिया गया, इसे दबा दिया गया, कुचल दिया गया। इसी टाइम में यानी 1848 के आसपास ही बिस्मार्क, ऑटो वन बिस्मार्क, ये आपका 1 नंबर में आएगा। बिस्मार्क जो था, तो ये इसने अपने हाथों में ले लिया। जर्मनी के एकीकरण का जो दायित्व है, जर्मन राष्ट्रों को जो इकट्ठा करने का दायित्व था, वो बिस्मार्क ने अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद ये बिस्मार्क की प्रशा से संबंधित था, प्रशा भी उसी में एक राज्य था, जर्मनी के अंडर में ही, जर्मनी के पास ही प्रशा भी एक राज्य था, एक राष्ट्र था, छोटा सा देश था, छोटा सा पार्ट था, तो उससे संबंधित था। तब प्रशा की तरफ से जब ये लड़ा तो 7 सालों तक लड़ाई हुई। 7 वर्षीय युद्ध इसको इतिहास में कहा जाता है, या 7 साल लड़ाई चली है। आप जाइए, ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। 7 साल चली लड़ाई में इसने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, किसको किसको हराया? ऑस्ट्रिया को, डेनमार्क को और फ्रांस को हरा दिया गया। और इनके हारने के साथ ही, अब जब आप 4 लोगों को हरा ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है उन लोगों के स्थान पे आपका प्रभुत्व हो जाएगा। तो जब ये लोग प्रथा से हार गए तो बाकी जो जमीनें थी, जो साम्राज्य था, जो राज्य था, वो प्रथा के अधीन आ गया, अर्थात बिस्मार्क के कंट्रोल में आ गया। इसके बाद क्या होता है? इतना ही रहेगा मुख्य रूप से। सप्तवर्षीय युद्ध, बिस्मार्क, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, इतना याद रखना है, और जर्मनी का
यदि आप मेन पॉइंट को जानते रहेंगे, मेन पॉइंट आपको याद रहेंगे, तो आंसर आप बना के आराम से लिख सकते हैं। और आंसर बन गया, हेडिंग मुख्य हो गई, हेडिंग के बारे में जानकारी अच्छे से हो गई, उसको लिख लिए तो समझ लीजिए आपका काम हो गया, नंबर ठीक ठाक मिल जाएगा। फिर उसके बाद था इटली का। इटली के एकीकरण में प्रमुख रूप से 3 लोगों का योगदान था। कभी कभी ऑप्शन अगर दे देगा उन तीनों को दे देगा, एक तो कोई दे देगा और दे देगा, हम उसको बताते हैं। एक था ज्यूसेप्पे मैत्सिनी, इसको मेजिनी भी कहा जाता है। मेजिनी आएगा तो आप लोग भटकिएगा नहीं, ये एक ही आदमी है। और एक था काउंट और एक था गैरिबाल्डी। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों की प्रमुख भूमिका थी इटली के एकीकरण में। दशा क्या थी? वही था, आपस में लड़ना झगड़ना, छोटे छोटे पार्ट थे, ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो और इसके अलावा ये जो पार्ट था वो वंशानुगत का मतलब होता है, जैसे एक राजा, उसके बाद उसका लड़का राजा, उसका लड़का राजा, उसका लड़का राजा, इस तरह से होता था। तो वंशानुगत राजशाही प्रणाली पे इटली में शासन छोटे छोटे राज्य कर रहे थे। और वही था, क्रांति कैसे होती है आप जानते हैं। कहीं भी किसी चीज़ को लेकर विरोध क्यों होता है? यदि जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जाता, साधारण सी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जाता, सम्मान नहीं दिया जाता, तो फिर क्रांति हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ था कि जनता को परेशान किया जाता था। तो इस तरह से हम जो बात कर रहे हैं, मैत्सिनी था, ये क्रांतिकारियों में प्रमुख था, सर्वप्रमुख क्रांतिकारी था। और जो काउंट काउर था, ये मंत्री था। इटली में उस टाइम जो था ये मंत्री के पद पर कार्यरत था। और ये जो गैरिबाल्डी है, ये स्वयंसेवक, जैसे स्वयंसेवक का मतलब होता है जो स्वयं से सेवा करे। जैसे इस कोरोना महामारी में आप स्वयं से सेवा कर सकते हैं लोगों की, जरूरतमंदों की, तो ऐसे ही स्वयं सेवकों का एक दल होता था या दल था, उसका मुखिया ये गैरिबाल्डी था। इसने उन स्वयं सेवकों की सहायता से इन स्वयं सेवकों को साथ लेकर क्रांतिकार किया और इस तरह से इटली को एकीकरण करवा लिया था। फिर जर्मनी और इटली का निर्माण तो यहीं से हो जाता है। मैं इन लोगों को देखिएगा और एक चीज़ और जान लो, इनसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण में सहयोग किया था, और तीनों को दे दिया, एक कोई और दे दिया। तो सबसे ज़्यादा मैत्सिनी को गिना जाता, सबसे ज़्यादा मैत्सिनी को जाना जाता, इसलिए आप मैत्सिनी को दीजिएगा, इन दोनों को नहीं दीजिएगा। इसके बाद ये तो चौथा पार्ट था, चौथा मतलब एक पार्ट में ही आपके 6 हैं, तो ये चौथा था। और पांचवा आपका है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। राष्ट्र की दृश्य कल्पना, राष्ट्र की दृश्य कल्पना। दृश्य कल्पना सीनरी जिसको कहते हैं। कोई जैसे मान ले कोई देश कैसा हो, हम किसी देवी या देवता की पूजा करते हैं तो आँख अगर बंद करते तो सोचते हैं ये मान लीजिए बजरंगबली हैं तो कैसे है ये, हमें पता है, हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया हाथ में गदा है। यदि हम कोई चित्र बना दें, मुकुट बना के हाथ में गदा पकड़ा तो समझ जाएंगे बजरंगबली है। या किसी महिला का चित्र बना दें, मुकुट लगा दें, उसको तलवार हाथ में पकड़ा दें, कहते हैं दुर्गा माता है। तो ऐसे ही वहाँ पे यूरोप में कलाकारों के द्वारा, चित्रकारों के द्वारा ये प्रयास किया गया कि कोई राष्ट्र कैसा दिखना चाहिए, कोई राष्ट्र कैसा होना चाहिए। या जैसे आप पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में
क्या जर्मेनिया और मारियान के बारे में। जर्मेनिया क्या थी, मारियान क्या थी। फ्रांस का जो राष्ट्र राज्य का प्रतीक था वो मारियान थी और जर्मनी वाले जर्मेनिया थी। इसमें भी इसी में है नाइट में भी है। तो एक देश जैसे हमारे यहाँ अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो कि चित्रकार थे, भारत माता के चित्र की कल्पना की गई। वो चित्र कैसा था कि महिला एक मुकुट लगाए हुए हाथ में तिरंगा लिए हुए, इस तरह से हम लोग कहेंगे भारत माता है, या अलग अलग तरीके से आप कल्पना कर सकते हो। तो जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यदि कोई महिला है, आँख पे पट्टी बंधी है, हाथ में तराजू है, तो हम समझ लेते हैं क्या है, जहाँ जाते हैं न्याय का प्रतीक है। तो इसी तरह से अलग अलग तरीके से राष्ट्र को या देश को मतलब ऐसा एक रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया विभिन्न प्रकार के कलाकारों के द्वारा। तो उसमें से आपको पता है मारियान थी एक और दूसरी थी जर्मेनिया। मारियान कहाँ की थी, जर्मेनिया कहाँ की थी, पता है आपको, बता देंगे वो बनाएंगे। ये हो गया। इसके बाद एक हेडिंग बनता है लास्ट वाला, जो राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्र क्या है, साम्राज्य क्या है। इसके वाद का मतलब हमने बता दिया था कि एक विचारधारा, किसी चीज़ को मानने का एक तरीका, किसी चीज़ को उसी हिसाब से मानना। जैसे राष्ट्रवाद, हम यहाँ केवल राष्ट्र को ही मानेंगे, कुछ भी नहीं मानेंगे, ना कोई धर्म मानेंगे, ना कोई मजहब मानेंगे, ना कोई संप्रदाय मानेंगे, ना कोई जाति प्रजाति मानेंगे, केवल क्या मानेंगे, अपना राष्ट्र मानेंगे, देश को आगे रखेंगे। ये राष्ट्रवाद है। यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाएं पनप रही थी, क्योंकि वहाँ पे परेशान किया जा रहा था राजाओं के द्वारा, राजशाही के द्वारा, राजशाही के सदस्यों के द्वारा जनता को, आम जनता को। और ये चीज़ आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो टैक्स लेने का काम था या समान अधिकार ना देने की बात थी, वोटिंग महिलाओं से ना कराने की बात थी, ये सब तमाम प्रकार की विसंगतियाँ यूरोप में विद्यमान थी। इन्हीं सब विसंगतियों के बीच में जब शिक्षित मध्य वर्ग का उदय होता है, पढ़े लिखे नए लोगों का उदय होता है, तब वे समझते हैं कि किस प्रकार से मनुष्यों को अधिकार दिलाया जाना चाहिए, या हमारे अधिकारों से राजा कैसे हम सभी को वंचित कर रहा है, और जिनसे टैक्स लिया जाना चाहिए, जो वास्तव में टैक्स दे सकते हैं, उनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा है, और जो खाने को तरस रहे हैं उन्हीं से टैक्स लिया जा रहा है। तो इस तरह की जब विसंगतियाँ विद्यमान हो जाएंगी, आपको सम्मान से नहीं देखा जाएगा, आपके अधिकारों को छीना जाएगा, तो जाहिर सी बात है आप उठ खड़े हो जाएंगे उस व्यवस्था के खिलाफ जो आपको परेशान कर रही है। तो ये चीज़ यूरोप में था। तो इस तरह से राष्ट्रवादी जो विचारधारा थी वो लोगों के मन में उपजी। और एक शब्द और आपका आता है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद माने विचारधारा तो होता ही है, साम्राज्यवाद माने अपने साम्राज्य को ही महत्व देना और किसी के साम्राज्य को महत्व नहीं देना। इसके अंतर्गत इसकी एक प्रमुख विशेषता ये होती है कि एक साम्राज्यवादी अपना साम्राज्य हर संभव तरीके से अधिक क्षेत्रों तक फैलाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। जैसा कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आपको बताया जाए तो जो चीन है, ये भी अपना साम्राज्यवादी विस्तार कर रहा है। अभी जल्दी ही आपके लद्दाख में घुस आया है, वो साम्राज्यवादी नीतियाँ हैं उसकी। तो इस तरह की जो साम्राज्यवाद की विचारधारा थी यूरोप में, अलग अलग जो राष्ट्र थे, जर्मनी, रूस, फ्रांस या फिर इटली, प्रसा, ऑस्ट्रिया, ये सब जो भी थे, डेनमार्क था, सभी क्या चाहते थे कि अधिक से अधिक राज्यों पर हमारा कब्जा हो, उनकी जो
प्राकृतिक संसाधन हैं उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रयोग के लिए दोहन करें और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इस तरह से एक दूसरे के राज्यों पर अटैक करते थे, उसको अपने कंट्रोल में करते थे। तो इस तरह से करते करते 1914 में 1914 में याद आ गया होगा आपको क्या था, 1914 में पहले विश्व युद्ध का सूत्रपात हो जाता है। इस तरह से यदि देखा जाए तो ये खत्म है। आपका ये जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये खत्म हो जाता है। इसके बाद इसमें टाइम थोड़ा और देख लेते हैं, हम आगे देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद। इसको इरेज कर देते हैं। भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद पता है भारत में कैसे पनपा। भारत में जो राष्ट्रवाद पनपा उसका कई कारण था, तमाम प्रकार के कारण थे, जिसमें से एक था संचार के साधनों का विकास। ये देखते पहले संचार के साधन क्या होते हैं, टेलीफोन है या डाक विभाग है या आवागमन की सुविधा है, समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, यानी कि ऐसी व्यवस्थाएं जिनसे एक व्यक्ति से सूचनाएं अदर तक पहुंच जाएं, वो सब संचार का माध्यम हो जाएगा। पहले क्या था, एक गांव से दूसरे गांव में लोग सूचना ले जाते थे, दूसरा गांव वाला तीसरे गांव में ले जाता था। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हम लोग अंग्रेजी शासन के गुलाम थे, उन्हीं के अनुसार हमारा शासन प्रशासन संचालित होता था, हमारे लिए वही लोग कानून नियम बनाते थे और उसी में हमसे टैक्स भी बलपूर्वक लिया जाता था। हमसे तमाम प्रकार का शोषण किया जाता था। हमारा टैक्स लेने के अलावा हमको सम्मान की दृष्टि से देखा नहीं जाता था। हमको नस्ल भेदी टिप्पणियाँ हमारे ऊपर की जाती थी, जैसे भारतीयों को सुअर, काला आदि की संज्ञा दी जाती थी। तमाम प्रकार से मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सभी प्रकार से हमको प्रताड़ित किया जाता था। तो फिर वही बात आ गई मध्य वर्ग की, जो आप यूरोप में भी पढ़े हैं, मध्य वर्ग। वो मध्य वर्ग जो पढ़ा लिखा था, हमारे कुछ संपन्न लोग विदेशों में गए पढ़ने के लिए। वहाँ पे इन्होंने यूरोप या अन्य दुनिया की क्रांतियों के बारे में पढ़ा और अन्य देशों की व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा। तो आके यहाँ पे उसके बाद देखा कि हमारे देश में किस तरह से शासन प्रशासन चल रहा है, हम लोगों को किस तरह से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया जा रहा है। तो इस तरह से हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, ये विदेशों से पढ़ के आए और यहाँ पे लोगों को जागरूक किया। जागरूक करने के क्रम में जैसे समाचार पत्र हुए, इनको छापा, छपवाया, लोगों तक बटा। रेलवे लाइनों का विकास हुआ तो एक जगह से दूसरी जगह पे आवागमन में सुविधा हो गई, जिससे क्रांतिकारी विचारों का जो प्रसार है वो फैलाने में आसानी हुई। जैसे किसी एक हमारे नेता को अगर कहीं जाना पड़ता था एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो वहाँ आसानी से जा सकता था, अपने विचारों को प्रसारित कर सकता था, या समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी अपने विचारों को लिख सकता था, जनता तक पहुँचा सकता था। तो इस तरह से संचार के साधनों का विकास, साधनों के विकास से भी लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना पनपी। इसके अलावा और देखते हैं, जो अंग्रेजी शासन के द्वारा हमारे देशवासियों के प्रति भेदभाव किया जाता था, चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक हो। राजनीति की बात करें तो जैसे हमको उच्च पद पर नहीं पहुंचने दिया जाना, राजनीति में ही
उच्च पदों पर नहीं जाने दिया जाना, या नौकरी की बात यदि हम कर लें तो नौकरियों में भी हमको कोई ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। ऊंचा पद तो नहीं दिया जाता था, लेकिन जो वेतन था, यदि हमारे एक इंडियन कोई सिपाही है, एक अंग्रेजी सिपाही है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा सम्मान और प्रयास ये रहता था, ज़्यादा वेतन भी अंग्रेज पाता था, हिंदुस्तानी नहीं पाता था। यदि लड़ाई की बात आती थी तो लड़ने के लिए सबसे पहले आगे कौन होता था? इंडियन होते थे, और यूरोपीय जो होते थे यानी कि अंग्रेज जो होते थे वो पीछे रहते थे। तो ये कोर्स से ज़्यादा विस्तार हो गया, इधर थोड़ा दूसरी तरफ चला जाया गया। तो भारत में राष्ट्रवाद जिसका प्रमुख वजह संचार के साधन का विकास था, लोगों का असंतोष था, भारतीयों का भारतीय सामाजिक आर्थिक जो शोषण था अंग्रेजों के द्वारा, वो सब था। इन सभी की वजहों से भारत में राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। इसके बाद आता है पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। जो आपका हेडिंग है पहला विश्व युद्ध, लेकिन ज़्यादा टाइम जाएगा, समझ लीजिए। पहला विश्व युद्ध के बारे में बता देता है। 1914 से 1918, 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अच्छा बच्चों, अब इस अगले चैप्टर में जो भारत में राष्ट्रवाद वाली बात है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि नया चैप्टर पूरी तरह से नए वीडियो में देखिए। ऐसा नहीं कि इस तरह का उधर थोड़ा उसमें हो जाए तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए अगला वीडियो में हम जो है भारत